गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके सामने ज्योग्राफी का एक ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं जिसके बारे में डिस्कस करने से कई बार कुछ लोग घबरा जाते हैं, लेकिन आज हम आपको इंडिया की एक ऐसी समस्या के बारे में बताना चाहते हैं जो कि डिस्कस करने में कई बार गिल्टी सी फील होती है। आज का हमारा क्वेश्चन है, प्रजननता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। प्रजनन का मतलब होता है शिशु का जन्म होना। शिशु का जन्म कहां पर ज्यादा होता है, कहां पर कम होता है, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, फिर से रिपीट करता हूं कि बच्चों के जन्म लेने की जो संख्या है कहां पर ज्यादा होती है, कहां पर कम होती है, और इसके पीछे रीजन क्या होता है। क्यों कहीं पर बच्चों का जन्म बहुत ज्यादा होता है और कई राज्यों के अंदर बच्चों का जन्म बहुत कम होता है। कई बार एक ही गांव के अंदर किसी घर के अंदर बच्चों का जन्म ज्यादा हो रहा है और कहीं पर कम हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? इसके ऊपर सबसे पहला कारण जो हमारे सामने निकल कर आ रहा है वो है एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा एकमात्र ऐसा हथियार है जो, सिंपल सी बात सोच के देखो, पढ़े लिखे लोग कभी भी जनसंख्या को नहीं बढ़ाते हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं बढ़ती जनसंख्या अगर उनके परिवार के लिए नुकसानदायक है तो हमारे देश के लिए भी नुकसानदायक है। तो जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं, जो अपने दिमाग का सही यूज करते हैं, वो कभी भी अपने परिवार के अंदर बच्चों की जो संख्या है 1 या 2 से ज़्यादा नहीं करते। और जो अनपढ़ परिवार होते हैं, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो परिवार के अंदर मतलब एक थर्ड कैटेगरी की मेंटालिटी को अपनाते हुए लड़के के जन्म का अपने घर में वेट करते रहते हैं, और जब तक उनके घर के अंदर लड़के का जन्म होता है तब तक उनके परिवार के फैमिली की जनसंख्या उनके लिमिट से कहीं ऊपर चली जाती है और वो खुद अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। जो उनके जीवन में खुशियां आने वाली होती हैं उन खुशियों को वो पहले ही तबाह कर चुके होते हैं परिवार को बड़ा करके। ठीक है, इसमें कहने में कोई शर्म नहीं है कि हाँ कि जो लड़के होते हैं वो घरों को चलाते हैं। ये हमारी मेंटालिटी हमें चेंज करनी पड़ेगी, और जब तक ये मेंटालिटी चेंज नहीं होगी इस देश का विकास नहीं हो सकता। और इसके लिए एक पढ़े लिखे नागरिक को समझाया जा सकता है, अनपढ़ को नहीं समझाया जा सकता है। इसलिए मूर्खों से मत्था मारने से बेटर है कि आप उनसे दूरी रहे। चलो, पहला आ गया एजुकेशन, कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वहाँ पर प्रजनन शक्ति जो होती है, यानी कि बच्चों के जो जन्म लेने की जो संख्या होती है वो कम होती है। और जो अनपढ़ राज्य हैं या जो अनपढ़ फैमिलीज़ हैं वो प्रजनन शक्ति की जो एवरेज होती है वो हाई होती है। सिंपल सी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं, विवाह। अब क्या होता है, कई परिवारों के अंदर लगभग 14 से 15 साल की एज के अंदर लड़की की शादी कर दी जाती है। 14 से 15 की एज में लड़की की शादी कर दी जाती है, और बच्चे की जो जन्म लेने की जो लगभग साइंटिफिक जो एज है लगभग 49 यानी कि 50 की एज तक बच्चे को जन्म दिया जा सकता है। ठीक है, अब आप देखिए कि जिसकी शादी 14 साल की एज के अंदर हो गई, अगर हम इसको 14 इसमें से माइनस करते हैं तो लगभग कितने बच गए? 36 साल होते हैं बच्चों के पैदा करने के लिए। अब इस हिसाब से देखें तो जो एक महिला है इन 36 इयर्स के अंदर अगर वो चाहे तो 15 या 16 बच्चों को जन्म दे सकती है। 15 या 16 बच्चों को जन्म दे सकती है 36 में। अब इस चीज को दूर करने के लिए भारत सरकार ने जो लड़कियों की जो आयु है शादी के लिए वो 18 से बढ़ाकर कहां कर दी गई है?
21 साल तक कर दिए, और उसके अंदर भी हमें लगभग 28 या 29 साल होते हैं। लेकिन अगर जो पढ़ी लिखी फैमिली होती है वो विशेष तौर पर इन बातों के ऊपर ध्यान नहीं देती। ठीक है, तब आपको बताते हैं कि पहले हमारे इंडिया के अंदर क्या होता था, लड़कियों की 13 या 14 साल की एज के अंदर ही शादी कर दी जाती थी। साइंटिफिक लॉजिक में ये है कि 14 साल के बाद एक लड़की बड़ी एजली ही बच्चों को जन्म दे सकती है, लेकिन आप ये देखिए कि उसकी जो बॉडी होती है इसके लिए सूटेबल नहीं होती। उसको आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद उसकी जो बॉडी होती है पूरी तरह से क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, और बहुत सारे जो रोग होते हैं बच्चों के साथ साथ माताओं के अंदर भी लग जाते हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए हमारे भारत के अंदर जो लड़कियों की विवाह करने की जो एज है वो 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई, और लड़कों की एज कितनी कर दी गई है, 18। नहीं, लड़कियों की कर दी गई है 18 और लड़कों की है 21, बाई मिस्टेक उल्टा बोल गया। अच्छा, उसके बाद आता है आर्थिक स्तर। देखिए, आर्थिक स्तर का मतलब जो लोग हाई स्टेटस मतलब उच्च क्वालिटी के होते हैं, जिनकी इनकम अच्छी होती है, आय ज़्यादा होती है, वो कभी भी जनसंख्या को नहीं बढ़ाते। इट मीन अपने घर की फैमिली का जो परिवार है वो बड़ा नहीं करते हैं। परिवार बड़ा कौन से लोग करते हैं, जिनकी इनकम कम होती है। सोच के देखो, जिनकी इनकम कम होती है, जो गरीब परिवार होते हैं उनके परिवार बड़े होते हैं, और जो अमीर परिवार होते हैं उनके परिवार छोटे होते हैं। उनको पता होता है कि अगर हमने इस पूरी प्रॉपर्टी को संभाल के रखना है तो अपने परिवार को छोटा रखने में ही भलाई है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्यों? जब तक हम अपने इन पढ़े लिखे फैमिली के साथ नहीं जुड़ेंगे, पढ़े लिखे लोगों के साथ नहीं रहेंगे, अगर हम एक ऐसे गांव में एक ऐसे अनपढ़ परिवार के साथ आसपास रह रहे हैं तो हमारे ऊपर भी उनका असर होता ही होता है। और तो आजकल पढ़ी लिखी महिलाएं भी इन बातों के ऊपर बड़ा जोर देती हैं कि नहीं नहीं, घर के अंदर लड़का तो होना ही चाहिए। पता नहीं क्या लड़के को सींग उगे होते हैं क्या, भगवान ही जाने, क्योंकि इनसे मत्था मारना ना बेवकूफ़ी है। चलो छोड़ो, हमारा ये मैटर नहीं है, बस आपको वैसे नॉर्मली बता रहे हैं। अच्छा, व्यवसाय, यानी कि जिनका व्यवसाय हाई क्वालिटी का होगा या जो अच्छे व्यवसाय से जुड़े हैं तो उनके पास इनकम भी अच्छी होगी। जिनके पास इनकम अच्छी होगी तो वो कभी भी परिवार को बड़ा नहीं करते। और जो दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, ज़्यादा टाइम घरों के अंदर रहते हैं, तो वहाँ पर जो प्रजनन शक्ति होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती रहती है। ठीक है। धार्मिक मान्यताएं भी बड़ा रोल अदा करती हैं। देखिए कि वैसे तो किसी धर्म के बारे में हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ज़्यादा धर्मों के अंदर तो देखो जो परिवार है वो तो छोटा होना ही चाहिए। लेकिन कई धर्मों के अंदर क्या होता है कि जैसे कि जो परिवार होता है कि एक व्यक्ति एक ही समय के अंदर 2 या 3 शादियां कर सकता है। मैं किसी धर्म की वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर ऐसा सुनने के अंदर आ जाता है जो कि पूरी तरह से गलत हैं। और कुछ धार्मिक मान्यताओं के कारण भी मतलब जनसंख्या की जो बढ़ने की जो गति है वो और भी ज़्यादा तेज हो जाती है। इसलिए मैं आपको ये तो नहीं कहता कि देखो आपका फैमिली मैटर है जो भी है, लेकिन एक पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते हम सभी की ड्यूटी बनती है कि हम बढ़ती हुई जनसंख्या को जल्दी से जल्दी, अगर हमने रोकने का प्रयास नहीं किया, लोगों को नहीं समझाया कि इसका नुकसान आपको ही नहीं पूरे देश को हो रहा है, तो आने वाले समय में आने वाले पीढ़ी के लिए जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, वो पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। कहाँ हमारी जो आबादी थी आज़ादी के समय नियर अबाउट 35 to 36 करोड़ थी, और आज इंडिया की जो पॉपुलेशन है बढ़कर लगभग 135-140 करोड़ के नियर अबाउट हो गई है। यानी कि लेकिन रिसोर्सेज उतने के पहले भी ज़मीनें उतनी थी,
पहले भी पानी उतना था, आज भी पानी उतना ही है, बल्कि पानी और कम हो गया है। पहले ज़मीनें बहुत ज़्यादा थी, अब ज़मीनें और कम हो गई। कोई ज़मीनों के हमने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, रेलों की लाइनें बिछा ली है, सड़कें निकाल ली हैं। तो आने वाले समय में हमें इस जनसंख्या की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली हैं। आई होप कि आप ये गंभीर समस्या को समझ गए होंगे। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस समस्या की तरफ हमें जितना हो सके अपना योगदान देना चाहिए। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना चाहिए कि लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं होता। और आप चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।